आज की हमारी ये एनाटॉमी की क्लास इसी विषय पर है कि हमारे शरीर में सारे ऑर्गन्स कहाँ पर कौन सा ऑर्गन्स है और उनका क्या काम है। कितने वो सारे ऑर्गन्स मिलके तरह तरह के सिस्टम बनाते हैं जिससे कि हमारा पूरा शरीर चलता है। अभी जब आप देखेंगे तो आप खुद ताजुब करेंगे कि नेचर ने, ईश्वर ने हमारा कितना कॉम्प्लिकेटेड शरीर बनाया है कि हमारे शरीर में एक साथ साइमल्टेनियसली इतने सारे सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं। कुछ सिस्टम्स आप जानते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे सीधे सीधे शरीर में नहीं लग सकता। उस खाने को एसिमुलेट करके उसको छोटे छोटे माइक्रो एटम्स में तोड़ के न्यूट्रिएंट्स के रूप में, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, इसके रूप में हमारी बॉडी उसको करके और फिर हमारे शरीर को जहाँ जिस चीज की जरूरत है, जैसे बोन्स में कैल्शियम की जरूरत है तो वहाँ कैल्शियम पहुंचाती है, ब्लड में आयरन की जरूरत है तो वहाँ आयरन पहुंचाती है। इसी तरह से पूरे फूड को छोटे छोटे माइक्रोब्स में तोड़ के हमारी बॉडी में यूज करती है। इसी तरह से हमारी बॉडी में छोटे बड़े 11 मेन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे पूरा ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं। तो हमारा शरीर बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, सबसे फंडामेंटल यूनिट है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी ग्रोथ, हमारे फंक्शनल यूनिट होती है हमारे बॉडी की। इस सेल से जब ये सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और जब दो या तीन तरह के टिश्यू आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, एक हमारे शरीर का कोई एक पार्ट बनता है। जैसे कि हार्ट है, हार्ट जैसे हमारा है वो दो तीन तरह के टिश्यू से मिलकर बना होता है। तभी वो सारे जैसे मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, जो तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं उनके साथ मिलकर बना होता है। वो सब मिलकर फिर उसको सुचारू रूप से कार्य करते हैं, ब्लड को पंप करने का कार्य करते हैं। इसी तरह से हमारी बोन्स हैं, हमारी मसल्स हैं, हमारे शरीर की नर्व्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, सब कुछ जो है वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। और जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और जब कई ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे कॉमन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि हमारा स्टमक है, लिवर है, पेंक्रियाज है, इंटेस्टाइन्स है, ये सब आपस में मिलती है तो एक सिस्टम बनता है। तो आइए हम एक पिक्चर शो करती हूँ मैं आपको, और इसके साथ साथ मैं आपको डिस्क्राइब करती जाऊंगी। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा पेन कॉपी लेके नोट्स भी ले सकते हैं, और इसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको बाद में शेयर भी कर देंगे। मैम थोड़ी सी आवाज लो आ रही, थोड़ा सा। ठीक है, पिक्चर शेयर करती हूँ। ये आपके सामने एक बॉडी है, जैसे हम ह्यूमन, हमारी इंसान का शरीर होता है। आप देखें कि इंसान का शरीर हमारा बड़ा ही स्वस्थ, सुदृढ़, पूरा शेप में होता है। शेप के लिए जैसे बोन्स होते हैं हमारे शरीर में। इसके बाद अगर आप देखें, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में सबसे छोटा एटम, एप्लीकेशन में म्यूट रखें अपने आप इधर को, कहाँ है देख लो। सबसे छोटा होता है एटम। एटम वो के बाद इतने मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। आप म्यूट कर ललिता देना जरा, सबको। ललिता जी जरा हम म्यूट कर दें, या जो लोग बातें कर रहे हैं उनको देखें। एटम के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर सेल बनता है, और सेल के बाद हमारे कई सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। और ये टिश्यू जो है वो आपस में जब दो तीन तरह के टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये ऑर्गन फिर बाद में आपस में मिलके पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और पूरा हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स इससे बनना शुरू होते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने बताया हमारे शरीर में 11 तरह के सिस्टम्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है, ये जो रेड वाला है, ये वाला, ये वाला जो है, ये है आपका सर्कुलेट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम इसको कहते हैं। इसमें हमारा पूरा सर्कुलेशन, यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसमें बीचों बीच में जो ये दिखाई दे रहा है, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है? कोई एक जना बता, बोले, कर्सर दिख रहा है? नहीं, कर्सर नहीं दिख रहा। अच्छा, नहीं दिख रहा, ओके। अब दिख रहा है? ये जैसे मैंने हाँ,
नहीं, ये हार्ट है, ये बीच में हार्ट है, और इसमें जो भी आप देख रहे हैं ब्लू रेड, ये सारी हमारी आर्टरीज एंड वेन्स हैं, जिससे पूरी बॉडी में हमारे ब्लड सर्कुलेशन हो। आप लोग अगर बातें करते रहेंगे तो बहुत डिस्टर्बेंस होगी एक मिनट मैडम, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मैम आवाज। बहुत स्लो, थोड़ा सा मतलब स्लोली चाहिए मैडम, बहुत फास्ट बोल रहे हैं। अभी इन सिस्टम्स को डिटेल ग्रास्प में सबको बताएंगे, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं। बहुत इंटरप्शन। इसके बाद अभी आप ये दूसरा सिस्टम देखिए, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे पूरे डाइजेशन को करता है। इसके बाद अगला सिस्टम अगर हम देखेंगे, इसके बाद अगला सिस्टम हम देखेंगे, तो इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू में, ये वाला मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, पर्सन शायद नहीं चल रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम जहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन मीन्स जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनके बारे में अभी हम सबके बारे में अलग अलग डिटेल में भी बताएंगे। उसके बाद अगला देखिए, ये इंटेग्यूमेटरी सिस्टम है। इंटेग्यूमेटरी मीन्स कि जो हमारे शरीर में जो पिंक वाला दिखाई दे रहा है, हमारी स्किन होती है, हमारे नेल्स होते हैं, हमारे बाल होते हैं, उन सबको हम इंटेग्यूमेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके बाद अगला जो ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये है लिम्फेटिक सिस्टम। हमारी लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ होती है, उससे हमारे शरीर की पूरी जो भी, ये हमारा एक तरह से डिफेंसिव सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है। अगला सिस्टम है जैसे मस्कुलर सिस्टम, या आप नाम सिर्फ लिख लीजिए, अब इन सबको एक एक करके डिटेल में बताएंगे। मस्कुलर माने हमारे जितने भी मसल्स होती है हमारी बॉडी में, वो मस्कुलर सिस्टम होता है। इसके बाद अगर आप नीचे आए तो देखेंगे सब नीचे की तरफ ये नर्वस सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। नीचे वाला देखिए नर्वस सिस्टम, इसमें हमारी सारी नर्व्स होती हैं। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे हम सांस लेते हैं। और इसके अगला है हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारी सारी बोन्स का सिस्टम। और सबसे लास्ट में है हमारा यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे कि हमारे शरीर का सारा एक्सक्रीशन होता है, हमारे शरीर की सारी वेस्ट जो होती है वो बाहर निकलती है। तो ये 10 मैंने दिखाए हैं, सिर्फ आप इनका नाम नोट कर सकते हैं कि ये हमारे 11 सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में। कौन कौन से सिस्टम होते हैं इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो जब वीडियो डालेंगे इसमें तब आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, यानी कि जो हमारी त्वचा है, हमारी स्किन है, उससे ये पूरी बॉडी हमारी कवर रहती है और सारी चीजें हमारी अंदर कवर रहती हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। मैं पेन से थोड़ा बताती हूँ। इसमें सबसे ऊपर अगर देखें तो ब्रेन, ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा ब्रेन है। सिर में बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड पर हमारा ब्रेन होता है, जो हड्डियों से हमारे स्कल के अंदर पूरी तरह से सेफ होता है कि कोई हमें चोट लगे तो हमारे ब्रेन में कोई डैमेज ना हो पाए। इसके बाद अगर अगला देखें तो आप अगर देखेंगे फेस के मुंह, हमारा जो माउथ होता है वहां से, और नासिका, हमारी जो नाक होती है जहां से हम श्वास लेते हैं, वहां से हमारी 2 नलिकाएं ये ब्राउन कलर की नीचे जा रही हैं। इनको हम लैरिंग्स और फेरिंग्स कहते हैं। इतना नाम में जानने की जरूरत नहीं है, जो मेन है वो मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारे गले में जा रही है ये वाली, यहाँ पर 2 ट्यूब्स जाती हैं हमारी। एक हमारी श्वसन नली में, हमारे फेफड़ों में जाती है, और दूसरी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे खाने की इसोफेगस में जाती है। अब आप देखें कि गॉड का कितना इंटेलिजेंट सिस्टम है कि यहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। और ये वॉल्व जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी खाने वाली नलिका को बंद कर देता है, और जब हम खाना खाते हैं तो हमारी श्वास लेने वाली नलिका को बंद कर देता है। आपने देखा होगा कभी कभी हम खाने के बीच में बोलते हैं तो हमें धसका सा लग जाता है, वो इसीलिए लगता है कि हमारा जो खाना है, जो फूड है, वो फूड पाइप में ना जाके हमारी श्वास नली में चला जाता है। इसके बाद और नीचे आए तो आप देखेंगे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम ट्रैकिया। ये जो नीचे श्वास नली नीचे जाके, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ये हमारा जो ट्रैकिया या विंड पाइप जिसको कहते हैं, ये नीचे जाके 2 में डिवाइड हो जाती है। ये दोनों जो हमारे ये दिखाई दे रहे हैं लोब जैसे, ये और एक इधर वाला, ये है हमारा लंग्स, हमारे फेफड़े। ये दोनों हमारे लंग्स है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको छोटी 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। जो ट्रैकिया, ये 2 ट्यूब्स में, मोटी मोटी ट्यूब्स में हमारे दोनों लंग्स के अंदर जाती है, इसको ब्रोकियल ट्यूब कहते हैं। ये भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे। इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये आपको गोल गोल जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मैंगो की तरह, ये हमारा हार्ट है। हार्ट हमारा हम कहते हैं बाईं तरफ होता है, लेकिन एक्चुअली में ये सेंटर में होता है, थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। इसीलिए हमारा जो लेफ्ट लंग होता है, फेफड़ा होता है, वो हमारे बाएं फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा भी होता है।
इसके नीचे अगर आप देखें तो आपकी ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा स्टमक है, जिसमें हम खाना खाते हैं। तो हमारा एसोफेगस से होकर सारा खाना हमारा यहीं पर आता है। साइड में ये जो ब्राउन बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा लीवर है। लीवर के ऊपर छोटा सा गोल सा जो दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर है। इधर की तरफ जो ये राजमा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये बीन्स जैसा, ये एक्चुअली मैं आपको शो करने के लिए दिखाया है। ये स्टमक के पीछे की तरफ, हमारी पीठ की तरफ होती है। ये दो किडनीज होती हैं, आप देखें। एक किडनी ये दिखाई दे रही है और एक किडनी ये दिखाई दे रही है। दो किडनीज आपको दिखाई दे रही है। ठीक है? इसके नीचे अगर स्टमक से आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारा ड्यूडेनम होता है, जिसमें इसके सारे बाइल वगैरह आती है। नीचे ये जो सारा स्ट्रक्चर कॉइल्ड सा दिखाई दे रहा है, ये हमारी छोटी आंत है। सारा फूड इसके बाद छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत से होते हुए फिर ये फूड हमारा, ये जो बड़ी वाली ट्यूब दिखाई दे रही है, इस बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत से होके इसमें पूरा ऐसे घूम के यहाँ पर अपने ये रेक्टम में आता है। और जो सॉलिड वेस्ट होता है वो रेक्टम में जाता है, और जो वाटर बेस्ड सॉलिड वेस्ट होता है वो हमारी किडनी से छन के हमारे यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और यहाँ से बाहर डेफिकेट किया जाता है और निष्कासित होता है। तो ये एक शॉर्ट में हमने बताया कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर है। अब इसमें जिधर लिवर है, ये इसकी बॉडी की राइट साइड है, और जिधर ये स्टमक दिखाया है, इसके पीछे पैंक्रियाज भी होता है। अगर आप नीचे देखो तो एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो है ये पैंक्रियाज है। ये पीछे होता है, इसलिए इसमें शेडो की तरह दिखाया हुआ है, ये बैक में होता है। ये हमारा हुआ बॉडी का मोटा मोटा स्ट्रक्चर। ये हमारे शरीर में कहाँ पर क्या होता है। इसके बाद अगर आप देखें, अगला स्ट्रक्चर हम देखेंगे, हमारा अगला चीज आती है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमने अभी बताया था आपको कि सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, वेन्स होते हैं, और ये जो जितनी भी हमारी आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, जो ये आपको रेड कलर की दिख रही है, ये सब हमारी प्योर ब्लड को ले जाने वाली आर्टरीज हैं, जिनमें कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और जो ये दूसरी ब्लू कलर की दिख रही है, ये जो है हमारा, ये वेन्स हैं, जिसमें कि हमारा पूरी बॉडी से जब घूम के डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, वो घूम के आता है और लंग्स के अंदर जाता है, और वहां पर ऑक्सीजन के साथ हमारा ये फिर से प्योरीफाई होता है ब्लड, फिर से इसको ऑक्सीजन मिलती है, और ये फिर हार्ट में जाता है, और हार्ट इस ब्लड को फिर से पंप करता है पूरे शरीर में जाने के लिए। इस ब्लड के थ्रू ही हमारे पूरे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि ये शरीर में पूरे हमारे शरीर में घूमता रहता है। तो शरीर, इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जहां जहां जिस ऑर्गन को, एक एक ऑर्गन, एक एक सेल, एक एक छोटी से छोटी जगह पर ये हमारा जाल सा फैला रहता है। आर्टरीज वेन्स तो है ही, बहुत सारी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, काफी लाखों की संख्या में, जो हमारी पूरे शरीर में फैली होती हैं, और उससे हमारा सारा न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे शरीर में इससे, इसके थ्रू जाता है। ब्लड का मेन काम यही है कि पूरे ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को, और जो हार्मोन्स आगे जो हमारे ग्लैंड्स हैं जो रिलीज करती है, उनको हमारे पूरे शरीर में, हमारे शरीर के टिश्यूज में, मसल्स में, ऑर्गन्स तक सबको पहुंचाते हैं। और जितना भी वेस्ट होता है उन सबको अलग से डिपॉजिट करती है, डिस्पोज करती है। और फिर ये जो ब्लड, जब ब्लू जो आप देख रहे हैं, ये सारा ब्लड जब डीऑक्सीनेटेड हो जाता है तो आकर वापस लंग्स में आता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से घूमना शुरू कर देता है। हमारे शरीर में इतनी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं कि अगर हम उनको जोड़ लें तो पूरे अर्थ को हम 2 बार लपेट सकते हैं। सोचिए, इतनी सारी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी अगर हम जोड़ लें तो इतनी लंबाई उनकी हो सकती है। अब हम जैसे आपको कहते हैं कि शिरा मर्म है, आप हल्के से दबाइए, या ये हमारा लिगामेंट स्नायु मर्म है, इसको आप सॉफ्टली जेंटली दबाइए, तो वो सब मर्म हमारे इन शिराओं के ऊपर और इन लिगामेंट्स के ऊपर होते हैं। इसलिए हम उनसे कहते हैं कि आप इनको आराम से दबाइए। तो कौन कौन से मर्म होते हैं हमारे, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। शिरा मर्म है हमारे, जैसे श्रृंगाटक, अपांग, स्तपनी, पना, उर्वी, स्तनमूल और हृदय। इसमें से बहुत से नाम अभी आप नहीं जानते होंगे जो नए लोग हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे करके, अभी तो बेसिक उस पर है, असेंबली पर है, धीरे धीरे आपको ये सारे मर्म पॉइंट्स हम आपको सिखाएंगे। तो ये हुआ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि ये आया हमारा अगला, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के डिटेल में दिखाया हुआ है कि देखिए हार्ट से कैसे नर्व्स वो सारी जा रही हैं, आर्टरीज और वेन्स, और कैसे कैसे इसके लंग्स के अंदर इनका जाल फैला हुआ है, कैसे सारे ऑर्गन्स के अंदर जा रही हैं। इसके बाद अगला सिस्टम आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम।
मस्कुलर सिस्टम जो होता है ये हमारी पूरी बॉडी को शेप देता है, हमारी पूरी बॉडी को मूवमेंट देता है। क्योंकि जो बोन्स होती हैं अगर बीच में लिगामेंट और टिश्यूज और ये सब नहीं होंगे तो हमारी बोन्स टेंडन्स वगैरह नहीं होंगे तो हमारी बोन्स जो है वो मूव नहीं कर सकती, वो बिल्कुल हाथ जुड़ के नहीं कर सकती। तो मस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारे पूरे बॉडी के मूवमेंट को परमिट करता है, हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है, हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको सपोर्ट करता है। इसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल सारे पूरे मस्कुलर सिस्टम में फैली हुई होती हैं। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलके ये हमारा पूरे बॉडी को शेप देता है और मूवमेंट देता है। इसमें क्या होता है स्केलेटल सिस्टम में जो हमारा ये मस्कुलर सिस्टम है इसमें हमारी कई तरह की मसल्स होती हैं, जैसे स्मूथ मसल्स कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स जैसे हार्ट की मसल्स होती हैं जो हार्ट को पंप करने में मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये जो मस्कुलर सिस्टम होता है ये हमारा काफी हद तक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं पर आपको कहीं गर्म तवे पे हाथ लग जाए या कोई चीज आपके चुभ जाए आप तुरंत उस हाथ को हटा लेते हैं। तो ये सारा सेंसेशन कौन देता है, हमारी नर्व्स देती हैं कि हमें यहाँ से हाथ को तुरंत हटा लेना है। तो ये हमारा सिस्टम जो है वो नर्व्स के साथ कंट्रोल होता है। इसमें जैसे हमारा हार्ट है वो हर समय हार्ट को आपने धक 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 देखा होगा, धक धक की आवाज आती है, हार्ट हर समय पंप करता रहता है। तो कुछ हमारी मसल्स जो होती है वो ऑटोनोमस होती है जिन पे कि हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप मूवमेंट करती रहती हैं। जैसे हमारी आंखें पलकें झपकती रहती हैं उस पर भी हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता, अगर हम ध्यान नहीं दें तो अपने आप ही मूवमेंट होती रहती है। फेशियल एक्सप्रेशन है हमारे कि जैसे कि हमारे कोई भी एकदम भाव आते हैं हमारे चेहरे पर, हमारे आईज के मूवमेंट है, हमारा श्वास लेना है, हम हर समय श्वास लेते रहते हैं छोड़ते रहते हैं, हमारा जो ये डायफ्राम है हमारा लंग्स है हर समय सिकुड़ते रहते हैं फैलते रहते हैं। तो ये सब जो है ये हमारे इसका ऑटोनोमस मसल्स होती हैं जो अपने आप मूवमेंट करती रहती है हमारी बॉडी के फंक्शंस को ठीक तरह से करने के लिए। मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करती हैं हमारी बॉडी के। तभी हम कहते हैं ना कि भाई ज्यादा वेट बढ़ गया है तो आपका मस्कुलर बहुत ज्यादा मास बढ़ रहा है, उसको वेट करके एक्सरसाइज करके कम करना है। तो हमारे जो मास मर्म्स हम कहते हैं हमेशा, जो हमारी मसल मर्म्स है या मास मर्म कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि आप अच्छे से दबा सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा भी प्रेशर दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके नाम लिख लीजिए। तल हृदय जो हम हथेली में और पैर के तलवे में करते हैं, इंद्रवस्ती जो हमारी काफ मसल्स में होता है हाथों में होता है, ये सब हमारे मास मर्म्स होते हैं। स्तन रोहित ये भी हमारा मास मर्म होता है, ये सब हमारे मास मर्म्स होते हैं। इसके बाद ये देखिए इसी को हमने कलरफुल उसमें दिखाया हुआ है, जैसे हम कंधे पर करते हैं अंश मर्म करते हैं, हम कहते हैं अंश मर्म आपका ट्रेपीजियस मसल पर है। तो आप देखें कंधे पर ये जो बड़ी सी ब्राउन कलर की मसल आपको दिख रही है ये ट्रेपीजियस जहाँ पर लिखा हुआ है ये मसल है, इसके ऊपर जब हम दबाते हैं तो हमारा अंश मर्मा स्टिमुलेट होता है। इसी तरह से बाकी हाथ पर पैर पर जहां जहाँ जो जो मैंने नाम लिए वहां पर जहां जहाँ दबाते हैं वो वाले हमारे जो मर्मा होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल मतलब बोन्स, हमारी हड्डियां, ये हमारे पूरे शरीर का फ्रेमवर्क होता है। हमारा पूरा शरीर बहुत सारी बोन्स के साथ बोन से मिलकर बना होता है, पूरा फ्रेमवर्क होता है। जैसे कोई बिल्डिंग होती है उसके अंदर सारा हमारा जो रॉड लोहे का हम डालते हैं वो सारा फ्रेमवर्क होता है, इसे ये हमारी फ्रेमवर्क होता है। तो ये हमारी बॉडी को शेप देता है। ये जो बोन्स होती हैं ये बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज के साथ और टेंडन्स के साथ आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तभी इनमें मूवमेंट होता है। जब हम लोग पैदा होते हैं बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर 300 बोन्स होती हैं, 300 के करीब बोन्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ये बोन्स आपस में फ्यूज होती जाती हैं और फाइनली पूरे फ्यूजन के बाद हमारे शरीर में ये 206 बोन्स रह जाती हैं, 206 बोन्स रह जाती हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन हमारे कान के अंदर होती है जिसको हम स्टेप्स कहते हैं, और हमारी सबसे बड़ी बोन जो हमारे शरीर की होती है वो हमारे थाई पर होती है जिसको कि हम फीमर कहते हैं। अगर आप इसमें देखें तो नीचे की तरफ देखिए ये फीमर लिखा हुआ है, जहाँ फीमर ये थाई वाली जो बोन है ये हमारी सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रांग बोन होती है हमारी पूरे बॉडी की। स्केलेटन सिस्टम से हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट तो मिलती है, साथ में ये हमारी बॉडी में और भी कई काम करता है कि हमारी बॉडी के जितने भी बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारा दिल है हमारे ब्रेन है, इनको ये सपोर्ट भी देता है और इनको प्रोटेक्शन भी देता है। आपने देखा होगा कि रिब केज जो होता है, रिब के अंदर हमारा हार्ट और हमारे फेफड़े होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये अगर कोई चोट लग जाए तो हमारी पसलियों पे लगती है, सीधे उन पर, ये नहीं कि हमारे फेफड़ों में पंक्चर हो गया या फेफड़े फट गए या
खराब हो गए, तो इसलिए ये सपोर्ट भी देता है। ऐसे ही हमारे सिर पर भी आपने देखा कितना खड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग स्कल होता है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, जिससे कि ये ना हो कि हमारे ब्रेन में सीधे कोई चोट लग जाए। तो ये हमारी बॉडी में सपोर्ट देने का भी काम करता है। स्कल सिस्टम के मेन पार्ट होते हैं, स्कल होता है हमारे स्केलेटन सिस्टम का, वर्टिब्रल कॉलम होता है जो पीछे की तरफ आप अभी देखेंगे, मैं दिखाती हूँ, शोल्डर ब्लेड, रिब केज, पेल्विक ग्रिडल, बहुत सारी बोन्स होती हैं आर्म्स में, फीट में, हमारे हाथों पैरों में, वो सब हमारा ये पूरा मिलके एक स्केलेटल सिस्टम बनता है। हम जो कहते हैं बहुत सारे हमारे अस्थि मर्म होते हैं, जिनको हम कहते हैं अस्थि मर्म है, जिन पर कि आप करते हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। अंश फलक है, कटिक तरु है, और शंख मर्मा है। ये सब अभी बाद में आएंगे जब एडवांस वाले लेवल पे हम कराएंगे। अभी जो हमने किया है वो संधि मर्म किए हैं। जब ये जो सारे स्केलेटल सिस्टम है, तो इसमें बहुत सारी संधियां यानी कि जॉइंट्स भी होते हैं, तभी हमारी हाथ पैर सब मूव करते हैं। जॉइंट्स कई तरह के होते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ जॉइंट्स हमारे सिर्फ आगे पीछे मूव करते हैं, कुछ हमारे 180 डिग्री तक मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जैसे हमारी गर्दन है, हमारी कलाइयां हैं। ये अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं, इनके ऊपर भी हमारे कुछ मर्मा होते हैं। तो जॉइंट वाले जो मर्म है, संधि मर्म होते हैं हमारे खुर पर, जो हम हाथ में करते हैं अपने कोहनी के नीचे, कोहनी एल्बो लाइन के नीचे जो करते हैं, खुरपर मर्म। गुल्फ मर्म जो हम एड़ी के पास करते हैं। जानुसेर जो हम घुटने के पीछे करते हैं। ये सब हमारे जॉइंट मर्मा होते हैं, संधि मर्म जिनको हम कहते हैं। आवर, अधिपति, अधिपति जिससे हम शुरू करते हैं हमेशा अपना मर्म का थेरेपी, जो हमारे सिर के ऊपर होता है, वो हमारा जो स्कल होता है, उसके दोनों स्कल, दोनों साइड के स्कल का जो जॉइंट होता है, सुचर कहते हैं उसको, उसके ऊपर होता है। फिर काटिका, ये भी हम लोग सीखेंगे, सिर के पीछे की तरफ होता है। कुकंदर, मणिबंध जो कलाई पर होता है, सीमंत और बृहति, ये सारे मर्मा जो होते हैं ये हमारे संधि मर्म होते हैं, जो हमारी जॉइंट्स के ऊपर होते हैं। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम आपने देखा। इसके बाद हम देखते हैं, अगला आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी यानी कि श्वास लेना। हम देखते हैं कि जब हम कोई भी श्वास लेते हैं, इस पर मैसेज है क्या? जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं, और अंदर जाके हमारी जो श्वास होती है वो हमारे लंग्स में जाती है। ये जो मैंने बताया था, ये जो ब्लू वाला ट्रैकिया आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रैकिया से होते हुए, ये जो ट्रैकिया आपको ब्लू दिख रहा है, इसके साथ होके ये ब्रोंक्यूल्स जो होके हमारे अंदर जाती है। और जो इधर की तरफ आपको ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये वाले, इनको कहते हैं एल्वेलाई। ये हर उसके ब्रोंकाइल के एंड पर गोल गोल अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं, और इन्हीं के अंदर हमारा सारा ऑक्सीजन का कन्वर्जन होता है, या कहना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन होता है, कि ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इनसे बाहर निकलती है। जब कोविड का टाइम था, कोविड-19 के टाइम पे, इन्हीं ऑल्वोलाइन पे सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जिससे कि इनमें स्वेलिंग हो जाती थी, पानी भर जाता था, जिससे कि श्वास लेने में बहुत लोगों को तकलीफ होती थी, हेल्थ प्रॉब्लम होती थी। ये देखिए, ये दिखाया जैसे मैंने अभी बताया कि स्केलेटन का जो हमारी रिब्स होती है, उसके अंदर ये दोनों फेफड़े स्थित होते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल सेफ रहते हैं और इनके ऊपर कोई चोट वगैरह नहीं लगती है। ये जो दिखाया है, इसमें दिखाया है कि इनहेलेशन, जब हम सांस भरते हैं, तो आप अगर नीचे देखें तो नीचे आपको ये एक ओवल सी मसल टाइप की चीज दिखाई दे रही है, जो नीचे आपको वो हाफ सर्कल सा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। जब हम इनहेल करते हैं, आप देखें इनहेलेशन जहाँ लिखा है, इनहेल जब हम करते हैं तो ये डायफ्राम जो होता है वो सीधा हो जाता है और नीचे की तरफ जाता है। जब हम कहते हैं कि आप पेट को फुलाइए, पेट को फुला के श्वास लीजिए, तो क्या होता है, पेट में श्वास नहीं जाती है। जब हम पेट को फुलाते हैं तो ये डायफ्राम को हमारे ज्यादा जगह मिल जाती है नीचे जाने की, और हमारे फेफड़े ज्यादा एक्सपैंड हो सकते हैं, हम ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। और जब हम एक्सेल करते हैं, तब क्या होता है कि ये जो डायफ्राम होता है ये ऊपर आ जाता है, ये बहुत ही स्ट्रांग मसल से बना हुआ होता है, और ये ऊपर आ जाता है। अब दिख रहा है कि ज्यादा आपको कॉनकेव दिखाई दे रहा है, तो ये ऊपर आ जाता है, तो इससे क्या होता है, फेफड़े दबते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी नाक के द्वारा नासिका से बाहर निकल जाती है। तो ये हमने दिखाया कि डायफ्राम का फंक्शन ब्रीदिंग में कैसे होता है। इसके बाद अगले सिस्टम पर हम आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद तो आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। हमारी शरीर की सारा न्यूट्रिशन, हमारी शरीर की सारी चीजें इसी से हमको मिलती हैं, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के सही तरह से काम करने से हमें मिलती हैं। जितनी भी हमारी बॉडी की एनर्जी है, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, सब ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदल कर जो भी हम खाते हैं
उससे ये हमारे शरीर को प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, सब कुछ जो भी हमें आवश्यकता होती है वो ये सिस्टम हमें देता है। अब अगर डिटेल में देखें तो देखिए इसमें सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन दिखाए हुए हैं। जो ब्लू आपको दिख रहा है ये लंग्स का दिखाया है, इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि ये सिस्टम हम बता चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे तो सबसे ऊपर देखें, सबसे ऊपर से हमारा मुंह से सबसे पहले शुरू होता है कि हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में ही खाना जाता है, माउथ में, वहां पर हम इसको चबाते हैं। जब हम चबाते हैं तो उसके बाद इसमें कर्सर लगा लेते हैं। सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं वो हमारे यहाँ पर माउथ से अंदर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जब उसको चबाते हैं तो हमारे सलाइवा के साथ मिलकर इसका ब्रेक डाउन होता है और काफी सारे हार्मोन्स इसमें मिलते हैं और इसके साथ ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लायक बन जाता है। इसके बाद धीरे धीरे ये जो खाना है धीरे धीरे हमारी खाने की नली में इसमें जाता है, गले में जाता है और गले से होते होते नीचे, इससे इसोफेगस से होते होते नीचे हमारे स्टमक में आ जाता है। ये हमारा स्टमक है, जो बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा स्टमक है। स्टमक में आ जाता है, स्टमक में हमारे सारे एसिड का सिक्रेशन होता है जिससे कि हमारी सारे प्रोटीन जितने भी बॉडी खाने में होते हैं वो सब यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, इसमें उनका एसिमिलेशन होता है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे इसलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं। इसके बाद ये खाना आगे जाके ड्यूडेनम में जाता है, ये ड्यूडेनम है जो मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के अंदर लीवर से, पैंक्रियास से, इन सब से बाइल आता है जो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और उसके बाद यहाँ के बाद ये खाना जो होता है वो जो एसिड मीडियम था वो एल्कलाइन हो जाता है और इसके बाद ये खाना नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी बहुत ही बड़ी होती है, सबका साइज बहुत देखने में लगता है जैसे ये कॉइल सा है, लेकिन अगर आप इसको नापें तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 5 से 6 मीटर लंबी होती है, 5 से 6 मीटर, सोचिए। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो मोटी वाली दिखाई दे रही है आपको, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वाला आपको, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी करीब 1.5 मीटर की होती है। इसमें अगर आप देखें तो ये इंटेस्टाइन में सबसे नीचे की तरफ आपको एक ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा यहाँ पर, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है सबसे नीचे की तरफ, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये ऐसे गोल घूम के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ये पूरी हमारी इंटेस्टाइन है और यहाँ पर ये हमारा रेक्टम है। रेक्टम है, इसमें क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे वाइटामिन वगैरह सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट होता है वो सारा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और उसमें से धीरे 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 आगे आके हमारे रेक्टम में इकट्ठा होता है और वहां से फिर बाहर की तरफ डेफिकेट हो जाते हैं। इसमें जो कुछ सपोर्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं जिनको एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे कि लीवर, पैंक्रियाज, ये सब हमारे जो होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब हमारे गॉल ब्लैडर, ये सब हमारे इसके सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो तरह तरह के डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे कि जो हमारा सारा फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन में हमारा इंजेशन होता है, खाना हम अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन होता है जो कि हम जैसे चबाते हैं, फिर उसके बाद जब स्टमक में जाता है वहां पर भी खाना जैसे पिसता है एकदम, उसकी ग्राइंडिंग होती है, केमिकल डाइजेशन कहते हैं उसको। फिर विटामिन का, मिनरल्स का, कैल्शियम का, सबका एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद डेफिकेशन होता है। ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे मर्मा है वो है खुरपर मर्म, हमने पहले भी बताया था कि खुरपर मर्म जो होता है जो हाथ में कोहनी के नीचे, कोहनी की एल्बो की क्रीज के नीचे जो दोनों साइड में खुरपर वन दोनों साइड में होता है, आप लिख लीजिए, वो खुरपर मर्म होता है, वो डाइजेशन में हमारी बहुत हेल्प करता है। खुरपर मर्म से आपका जितना भी इनडाइजेशन और पैंक्रियाज की सिक्रीशन ये सब भी रेगुलेट होते हैं। लिवर हमारा फंक्शन ठीक होता है, तो हमें डायबिटीज में, लिवर में, फैटी लिवर है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, इन सब में बहुत बहुत फायदा होता है। दूसरा है इंद्रवस्ती। इंद्रवस्ती जो हम नीचे हाथों पर भी करते हैं, पैरों पर भी करते हैं। इंद्रवस्ती से हमारा जो डेफिकेशन प्रोसेस होता है वो भी अच्छा होता है। कई बार बहुत कॉन्स्टिपेशन है कुछ है तो उसमें भी फायदा होता है और इंद्रवस्ती जो है वो हमारी बॉडी के ब्लड उसको वाटर को भी कंट्रोल करता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा मरमा होता है। अगला सिस्टम हम देखें तो हमारा आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब हमने खाना खा भी लिया, पचा भी लिया, अब जो फीसेस है, जो सॉलिड है, वो तो हमारा वेस्ट निकल गया, लेकिन जो पानी उसमें जो निकला या जो भी हमारे लिक्विड वेस्ट है उनको निकालने के लिए हमारा ये किडनीज काम आते हैं। ये जो है हमारा ये वाइटल बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो जितना भी एक्सेस हमारे बॉडी में लिक्विड मटेरियल होता है उसको, लिक्विड फ्लूइड्स को सबको कंट्रोल करता है और एलिमिनेट करता है।
जैसे कि हमारे जो किडनी से एलिमिनेट होता है उसमें वाटर होता है, नाइट्रोजन होता है, तरह तरह की यूरिया वगैरह जो यूरिन के थ्रू बाहर हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक किडनी होती है, ये आपको सामने दिखाई दे रही है, ये जो बीन्स की तरह रेड रेड कलर की दो दिख रही है। दो किडनी होती है हमारे शरीर में जो पीछे की तरफ होती है, हमारे जो वर्टिब्रा होती है पीछे, स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके दोनों साइड में होती है, इन सब सिस्टम्स के पीछे होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पीछे की साइड में होती है। और नीचे देखें तो आप दो ट्यूब्स आ रही हैं जिनको यूरेटर कहते हैं, और नीचे जहाँ पर ये सारा इकट्ठा होता है यूरिन उसको यूरेथ्रा कहते हैं या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और बाहर से यूरेथ्रा के थ्रू ये जो यूरिन होता है वो हमारा वो बाहर निकल जाता है। किडनीज का हमारा और भी बहुत फंक्शंस होते हैं। किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि इससे जो होता है हमारी बॉडी का सॉल्ट वाटर का बैलेंस दोनों चलते हैं। अगर सॉल्ट की कमी हो जाती है तब भी आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को कई बार सोडियम की कमी हो जाती है, वो सब भी इसी से कंट्रोल होता है। हमारी बॉडी का कैल्शियम भी इसी से कंट्रोल होता है। ये जो होती है ये सारे टॉक्सिन्स को, हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको सबको ये जो किडनीज होती हैं ये फिल्टर करती हैं, बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करती हैं। आप ये समझिए 5 मिनट में हमारे पूरे बॉडी का जितना भी ब्लड होता है वो पूरा इनके किडनीज के थ्रू फिल्टर हो जाता है, उसमें से सारे वेस्ट निकल जाते हैं और साफ ब्लड आगे चला जाता है। जिन लोगों को किडनी, आपने देखा होगा किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, वो डायलिसिस पे आ जाते हैं, तो वो यही करते हैं, उनको फिर आर्टिफिशियली किडनी की तरह उनका जो ब्लड होता है वो पूरा उसमें से मशीन में से घुमा के फिल्टर किया जाता है। तो ये जो है किडनी जो है, अगर हम देखें तो पूरे दिन में, अगर पूरे दिन का देखें 24 घंटे में कम से कम 2000 लीटर ब्लड हमारा फिल्टर करती है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है और हमारा ब्लड कंटिन्यूअस इसके थ्रू पास होता रहता है। कैल्शियम और फास्फोरस को भी हमारी बॉडी में ये बैलेंस करती है। इससे लंग्स और स्किन वगैरह जो ऑर्गन्स होते हैं वो सब भी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। किडनी से या एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड हमारे जो मर्मा है वो है इंद्रवस्ती, जो हम पीठ पे करना सिखाएंगे अभी आपको। इंद्रवस्ती मर्मा, उससे किडनी में फायदा होता है, किडनी में किडनी के सारे एक्टिवेट होते हैं हार्मोन्स वगैरह। और दूसरा है बस्ती मर्म, जो भी हम बाद में सिखाएंगे, बस्ती मर्म भी इसी से रिलेटेड है। इसके बाद अगला सिस्टम हम देखें तो अगला सिस्टम है हमारा, ये वही किडनी वाले को हमने पेट में दिखाया हुआ है कि ओरिजिनली ये कैसे बॉडी के अंदर फिट होता है, इसका फोटो। इसके बाद अगला सिस्टम है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, इसको लसीका तंत्र भी कहते हैं हिंदी में। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। और जैसे कि ये भी पूरा उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू आर्टरीज वेन्स की तरह ये पूरी हमारी बॉडी में फैला रहता है। इसकी लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, ये वेसल्स सारे बॉडी में हमारी फैली होती हैं, बीच बीच में लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, लिम्फेटिक नर्व्स होती हैं, और कुछ कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे कि हमारी स्प्लीन होती है वो इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमारे पास, उसके पास एक पंपिंग स्टेशन होता है। हार्ट जो है वो क्या है, पंपिंग स्टेशन है, जिससे कि वो पंप करता है तो ब्लड सारी बॉडी में फ्लो होता है। इसके पास, इस लिम्फेटिक सिस्टम के पास कोई पंपिंग सिस्टम नहीं होता है, ये आर्टरीज और वेन्स की सपोर्ट से ही मूव करता है, लिम्फ सारा हमारी बॉडी में होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि आपको दिन में वॉक करनी चाहिए, फास्ट वॉक करिए, दौड़िए या रन करिए, जिससे आपका हार्ट थोड़ा ज्यादा पैल्पिटेशन बढ़े, तो उससे क्या होता है फिर आपका लिम्फ भी मूव करना शुरू हो जाता है। लिम्फ क्या होता है, जैसे ब्लड हमारा रेड कलर का होता है, उसमें रेड सेल्स व्हाइट सेल्स होते हैं, लिम्फ हमारा कलरलेस होता है, बिल्कुल वाटरी फ्लूइड होता है, बिल्कुल कलरलेस, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता है। और पूरे बॉडी में लिम्फ जो होता है वो घूम घूम के सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ये घूमता रहता है, और पूरी बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, उन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है और लाके उनको सबको डिस्पोज करता है। इसमें क्या है कि हमारे शरीर का इन्वेडर जैसे जो होते हैं ना, जैसे हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, उन सबसे प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी में फ्लूइड्स के लेवल को भी मेंटेन करता है। सेलुलर वेस्ट जो भी होता है हमारी बॉडी का, उनको सबको रिमूव करता है। बहुत ही मेन ऑर्गन है इसका थाइमस, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन, ये तीनों चीजें जो होती हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं सारी ये रिमूव करने के लिए जितना भी वेस्ट होता है। आपने देखा होगा गले में हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, तो जैसे हम कहते हैं ना कि ये भी एक तरह से लिम्फ नोड से होते हैं। कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करा लो, तो फिर उसके बाद जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हमारे बैरियर होते हैं कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उसको ये पहले देखते हैं, उसको रोकते हैं, फिर उसको आगे जाने देते हैं। स्प्लीन जो होती है वो जितने भी हमारे सेलुलर वेस्ट यानी कि जो डेड सेल्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है, ब्लड को प्योर करती है। तो ये सारे जो हैं
लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर में इस तरह से हमारी बॉडी को सेव करने का, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स भी इसी के अंदर आते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम को और क्लियरली दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ जाना है। इसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम आता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में ये हमारी बहुत सारी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, 7 ग्लैंड्स होती हैं। जब हम चक्र मेडिटेशन करते हैं तब हम आपको कई बार बताते हैं कि आपका हर चक्र जो है वो एक ग्लैंड के ऊपर होता है। ये वही 7 ग्लैंड्स हैं एक तरह से देखा जाए तो। इसमें सबसे ऊपर से शुरू करें तो सबसे ऊपर हमारे ब्रेन के अंदर होती है हाइपोथैलेमस, पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके नीचे आए तो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, जो थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं से होती है। उसके नीचे थाइमस, थाइमस के नीचे किडनीज के ऊपर छोटी छोटी होती हैं, उनको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और इसके आगे की तरफ पेंक्रियाज होता है, जो कि पेंक्रियाज हमारा ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, ये एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके नीचे लेडीज में ओवरीज होती हैं और जेंट्स में टेस्टिस होते हैं। उनमें दोनों में, लेडीज और जेंट्स में ये फर्क होता है ग्लैंड्स में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो क्या होती है, डक्टलेस होती है, यानी कि इनके पास कोई बेचारों के पास ट्यूब्स, आर्टरीज, वेन्स टाइप की चीज कुछ नहीं होती है, वेसल्स नहीं होती हैं, कुछ भी नहीं होता। तो ये क्या करती है, अपने सारे हार्मोन्स को ब्लड में डायरेक्ट छोड़ देती है। और ब्लड के साथ साथ इनके हार्मोन्स जहां पर जो जरूरत होती है, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है, जिस ऑर्गन में जिस चीज की जरूरत होती है, वो हार्मोन्स वहां जाते हैं और ब्लड वेसल्स के ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। ये हमारे पूरे सिस्टम को इफेक्ट करती है। हमारा पूरी बॉडी जो है वो इन्हीं हार्मोन से गवर्न होती है। ये हार्मोन्स ठीक ठाक होते हैं, अगर इनकी कमी होती है, जैसे पेंक्रियाज अगर ठीक से इंसुलिन नहीं बना रहा तो हमें डायबिटीज हो जाती है। थायराइड में, थायराइड हमारे उसके नहीं अच्छे से सिक्रीशन हो रहे उसके हार्मोन, तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ ही के द्वारा ही सिक्रेट किए जाते हैं। ये सारी ऑटोनॉमिक होती हैं, अपने आप अपने काम करती रहती हैं, अपने आप नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करती हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे ब्रेन में होती है, वो हमारे बाकी सब ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है। अगर मर्म थेरेपी में देखें तो हम जो अधिपति मर्म करते हैं वो हमारे पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। जब पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है तो वो पिट्यूटरी को संदेश देती है, उसको मैसेज भेजती है। और पिनियल ग्लैंड जो होती है वो हमारी पूरी बॉडी के सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। आप देख रहे हैं ब्रेन में ये 3 ग्लैंड्स होती हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो इन दोनों को कंट्रोल करता है। पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो सबसे ऊपर है ब्रेन में दिखाई दे रहे हैं, ये जो है ये हमारी अधिपति के ऊपर होती हैं, अधिपति मर्म से स्टिमुलेट होती हैं। फिर इसके बाद हम साइड में करते हैं अपना थायराइड के लिए। जैसे थायराइड ग्लैंड है तो उसके लिए अगर देखें तो हम गले के अभी मर्म आपको सिखाएंगे, जिसमें नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर से हम इनको स्टिमुलेट करते हैं। इनको हम डायरेक्ट स्टिमुलेट नहीं करते गले की किसी भी मर्मा को। तो ये इनको यहाँ पर होते हैं हमारे मातृका मर्मा पॉइंट्स होते हैं, इनको मातृका कहते हैं। इसके बाद थाइमस ग्लैंड अगर आप देखें हृदय पे होती है, हमारे हार्ट के ऊपर होती है। इसमें हम हृदय मर्म जब करते हैं तो ये हमारी थाइमस ग्लैंड जो होती है ये एक्टिवेट होती है। और नीचे जाएं तो आप देखें एड्रिनल, पेंक्रियाज, ये सब ग्लैंड्स आती हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारी, जब हम खुर पर मर्म करते हैं, पार्श्व संधि करते हैं, तो उससे भी रिलेटेड होती है, उससे एक्टिवेट होती है। और पेंक्रियाज के लिए तो खुर पर है ही। जैसे डायबिटिक लोगों को हम कहते हैं आप खुर पर मर्म करिए तो डायबिटीज आपकी कंट्रोल में रहेगी। नीचे जो ओवरी, टेस्टिस जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए होती हैं वो हम बस्ती करते हैं, तो उससे हमारी ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए शरीर में दिखाया है कि हमारे बॉडी में किस तरह से फिट होता है ये सिस्टम। ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमारे मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। बाकी सारे सिस्टम सेम होते हैं हर एक की बॉडी में, चाहे मेल हो या फीमेल हो। साइज का फर्क होता है लेकिन वैसे सिस्टम सेम होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, इसको जेनाइटल सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारे आगे हमारे वंश को चलाने में, रिप्रोडक्शन में, हमारी लोगों को करने में काम आता है। इसका फंक्शन क्या होता है, लेडीज के जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका सिस्टम फंक्शन होता है कि वो प्रोड्यूस करते हैं एग्स को, और जेंट्स का जो होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। दोनों तरह के ये हार्मोन होते हैं, रिस्पेक्टिव हार्मोन्स होते हैं। ऑर्गन्स जेंट्स में जैसे गोनेट्स होते हैं, ऐसे लेडीज में ओवरी और टेस्टिस होती हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ये हमारा हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद जो आता है हमारा नर्वस सिस्टम, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इससे हमारे सारे शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारे हमारे मूवमेंट्स, हमारे शरीर अरे के मैम सारे, थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको तो हाँ,
ये देखिए, ये दो तरह के होते हैं, अभी मैं दोनों बताती हूँ। इसको हम कहते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस। ये जो ब्लू में लिखा है पीएनएस, ब्लू वाला जो है इसको पीएनएस कहते हैं, और जो ऑरेंज वाला है, जो ब्रेन से लेके नीचे तक ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन से हमारी नर्व निकलती है और पीछे हमारे रीढ़ की हड्डी में हमारे स्पाइन के थ्रू जो भी नर्व जाती है उनको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बाकी पूरे शरीर में जो ये तंत्रिका तंत्र हमारा पूरे नर्व्स का जाल फैला होता है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आप अगर इधर देखें, इसको बड़ा करके दिखाती हूँ, जैसे ये पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड दिखाई हुई है, इसमें से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं और ये देखिए हमारे सारे ऑर्गन्स में जा रही हैं। कोई जो सबसे पहली हमारी T1 होती है, इसमें से एक निकलकर आंख में जा रही है। ये T1 T2 जो लिखा हुआ है ना, ये सारी हमारी वर्टिब्रल कॉलम के नंबर लिखे हुए हैं कि कौन सी, थोरेसिक 1 है, थोरेसिक 2 है, ऐसे करके वर्टिब्राज होती हैं। और इनसे जो नर्व्स निकल निकल के जा रही हैं, सारे हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती हैं। इधर की तरफ ये सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं, तो हमारी पूरी बॉडी को जो है ये सारी नर्व्स जो है वो इफेक्ट करती हैं। ये सब हमारी जो होती है ये पीएनएस यानी कि सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं। और बाकी पूरे शरीर में जो नर्व्स का जाल फैला होता है, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इससे क्या होता है, इसमें सारी दो तीन तरह की हमारी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं और मोटर नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स होती हैं जो मैंने बताया कि जैसे कि कोई चीज चुभे या कहीं पर कुछ गर्म है, हमारे उंगली छू जाए, एकदम से हम हाथ को हटाते हैं, उन सबको ये सारा जो संदेश है, ये सारा जो मैसेज है, ये सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन तक ले जाती हैं और ब्रेन तुरंत ऑर्डर देता है हाथ हटाओ वहां से। और जो मसल्स होती हैं वो उस हाथ को तुरंत वहां से हटाती है, मसल्स और बोन्स मिलके। तो पूरा सिस्टम सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और जो मोटर नर्व्स होती हैं, ये हमको हाथ को जैसे मूवमेंट में काम करती हैं, सेंस का मैसेज भेजा सेंसरी नर्व्स ने, और मोटर नर्व्स ने उस हाथ को तुरंत वहां से हटाया। तो सब लोग मिलजुल कर जैसे काम करते हैं, उस तरह से इनका काम होता है। पूरे हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है ये, पूरा हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है ये। हमारी मेंटल एक्टिविटीज हो, हमारे थॉट्स हो, हमारा लर्निंग, मेमोरी, फोकस, ये सब भी हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। पूरा हमारा कमांड सेंटर है, पूरा हमारी बॉडी का कमांड जो है हर चीज का इन्हीं से आता है, ब्रेन से आता है। और ब्रेन से हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उससे पूरी बॉडी हमारी कंट्रोल होती है। ऊपर हमारा जो ब्रेन होता है वो हमने बताया, उसमें बहुत सारी जो ये ऑरेंज वाली दिखाई दे रही है, ये क्रेनियल नर्व्स कहते हैं इनको। और जो नीचे वाली होती है, इसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं। कुछ ऑटोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो रिस्पॉन्स अपने आप करते रहते हैं, जैसे कि हमारी कई बॉडी के सिस्टम होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, खाना हमारा पच रहा है, तो सारे जो सिस्टम है हमारे जो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, अपने आप काम कर रहे हैं। हम श्वास ले रहे हैं, ब्रीदिंग है हमारी, तो वो सब जो है वो हमारी अपने आप ऑटोमेटिक जो होती है, वो हमारा जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, उससे हमारा ये गवर्न होता रहता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है पूरी बॉडी में फैला होता है, तो वो सारी बॉडी की सारी चीजों को, सारी एक्टिविटीज को, सबको कंट्रोल करता है। इसका मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया, ये आप देखें तो ये बहुत आसान है इससे देखना कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये देखिए इधर लिखा हुआ है ग्रीन में, ये हमारा मास्टर कंट्रोल यूनिट है हमारी पूरी बॉडी का। स्पाइनल कॉर्ड्स में इसकी नर्व्स जाती हैं जो हमारे पूरे ब्रेन से निकलती हैं और पूरे बॉडी को कंट्रोल करती हैं। ब्रेन स्टेम जिसको हम कहते हैं, उसमें भी सारी स्पाइनल कॉर्ड में उसके थ्रू ही जाती हैं। और ब्रेन जो है वो मेन 3 पार्ट्स में, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन में डिवाइडेड होता है, वो सब इससे कंट्रोल होता है। दूसरा ये ऑरेंज वाला आप देख रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी जो होती है इसी नर्वस सिस्टम के थ्रू आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लिंक होती है। यानी कि हम बाहर की हर चीज को, ठंडक, गर्मी, कोई भी चीज हो, कहीं पर चोट लग गई, टक्कर लग गई, तो उस दर्द को, सब चीज हम इसी के थ्रू महसूस करते हैं, इसी नर्वस सिस्टम के थ्रू। इसमें 2 सिस्टम होते हैं, ऑटोनोमस जो कि जो अपने आप चलने वाली चीजें होती हैं, जैसे मैंने बताया हम सांस लेते हैं, हमारा पुतलियां इधर उधर चलती हैं, जो कुछ भी ऐसे होते हैं ना, डाइजेशन हमारा अपने आप होता रहता है, हार्ट हमारा अपने आप चलता रहता है, दिल धड़कता रहता है, ये सब हमारा ऑटोनॉमिक में आता है। और दूसरा वाला देखें तो ये जो है हमारा सोमेटिक, इसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से हमें बाहर से मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने हाथ पैरों को मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं। ऑटोनोमस को भी और 2 में डिवाइड कर सकते हैं, बड़ा डिटेल की चीज है, फिर भी मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। इसमें होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, ये ज्यादातर एड्रिनल ग्लैंड्स की जो हार्मोन्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होता है। जैसे कि ना कोई एकदम से आगे डॉग आ गया, हम एकदम से रुक जाते हैं या उल्टा भागना शुरू कर देते हैं, तो फाइट और फ्लाइट, कि हमको उससे लड़ना है या उससे भागना है, ये डिसाइड करता है।
जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये बहुत टेंशन वाला सिस्टम होता है। हम जब मेडिटेशन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो उसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, जिससे कि हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, काम होती है, शांत होती है, और हमको मोर एनर्जी मिलती है। उस सिस्टम से हमको एनर्जी मिलती है। तो हम कहते हैं ना, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद लास्ट है हमारा 11वां, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री मतलब जैसे मैंने बताया, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारे बाल, हेयर, ये सब जो है वो हमारे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आते हैं। तो हमारे त्वचा क्या करती है, हमारी जो स्किन है वो क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है धूप से, किसी भी चीजों से, अलग अलग एनवायरनमेंट से उससे प्रोटेक्ट करती है, और हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह से हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर हैं, वो भी सारे हमारे इसी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब ये देखिए सामने एक फोटो आया, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है। मतलब इंसान ने कंप्यूटर बना लिया, लेकिन ये तो ईश्वर का बनाया हुआ कंप्यूटर से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। आप देखिए आगे पीछे एडजस्ट करके 11 सिस्टम हमारी बॉडी में, इतनी छोटे से शरीर में सारे फिट हैं। आगे देखिए पूरा, ये आपको फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे हार्ट है, उसके पीछे आपकी स्टमक है, स्टमक के पीछे पैंक्रियाज है, उसके पीछे किडनी है, सामने की तरफ ये सारी इंटेस्टाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं, ऊपर ब्रेन है। पूरा देखिए दोनों, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इसमें दिखाई दे रहा है। ये तो मतलब कंप्यूटर से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है, हर चीज अपने आप चलती रहती है। आपको सोचने की जरूरत नहीं कि हमें श्वास लेनी है कि नहीं लेनी है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमारा खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिक हमारे शरीर में चल रहा है, और पूरा बैलेंस में चल रहा है, और ट्यून में चल रहा है। सब कुछ अपना पूरा सिस्टम सारे अपने अच्छी तरह से चलते जा रहे हैं। देख के ही देखिए लगता है कि कितना पूरा शरीर में जाल बिछा हुआ है, सारे ऑर्गन्स का, आर्टरीज का, वेन्स का, सब कुछ। तो ये हमारा वो हुआ। इसके बाद ये मैंने इसके, चाहे आप फोटो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि किस किस सिस्टम के अंदर कौन कौन से हमारे मर्म आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसका फोटो आपको उसमें भी डाल देंगे ग्रुप आप में। थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, बड़ा करेंगे तो फिर सारा नहीं आएगा। आपको लिखना है तो लिखने में टाइम लगेगा। ये देखिए इसमें है ना, स्केलेटल सिस्टम में गुण, गुल्फ, मणिबंध, कुकंदर। मस्कुलर सिस्टम में आ जाता है आणी, स्तन, रोहित। डाइजेस्टिव में कुरपर, नाभि। सर्कुलेटरी सिस्टम में है हृदय, तल हृदय, स्तन, मूल, वृत्ति। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आणी, उर्वी, फना, कक्षधर, वृत्ति। इधर अगर आए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाता है इंद्रवस्ती, पाशर, संधि, गुल्फ। नर्वस सिस्टम में है स्तपनी, अधिपति, मणि, बंध, तल हृदय। ये मणि बंध है, एक साथ अलग अलग लिख गया है। अधिपति के बाद मणिबंध, तल हृदय। ये बंध तल नहीं है, मणिबंध और तल हृदय लिखा है। एंडोक्राइन सिस्टम में सारे महामर्मा आ जाते हैं, जो हम 7 महामर्मा कहते हैं अपने। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाशर, संधि, कुल्फ, वस्ती, विटप। और इंटेग्यूमेंट्री यानी कि हमारे स्किन के साथ हमारे गोल्फ और कुरपर कनेक्टेड होते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम या इम्यून सिस्टम में आणी, उर्वी, क्षेत्र, वृत्ति, हृदय, ये सब आ जाते हैं। इसका हम आपको फोटो व्हाट्सएप पे डाल देंगे, आप आराम से लिख लीजिए। पूरी एनाटॉमी ये हमारी खत्म हो गई। देखिए पूरा शरीर हमारा कितना सुंदर, कितना अच्छा, ईश्वर की देन। हमें अपने शरीर के लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। इतना बढ़िया शरीर, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम भगवान ने बनाया। और इसी के साथ हमारा आज का ये प्रोग्राम वो होता है, ये सेशन हमारा ये खत्म होता है। एक मिनट। अब इसमें हमने शॉर्ट में पूरे 11 सिस्टम्स के बारे में बताया। अगर आप लोगों को इसमें किसी में कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो एब्जॉर्ब करना भी मुश्किल है, इतना सारा था। लेकिन अगर आप इसका हम वीडियो डालेंगे, आप इसको ध्यान से देखें, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सब